हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सेकंड बाय सोनी पर। आज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे थोड़ा रिवीजन, जो कि आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक कवर किए जाएंगे, पहले तो हम रिवाइज करेंगे पहले चैप्टर को, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक को आपको बेसिक से क्लियर किया जाएगा और उस फार्मूले पे जो भी आपको न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक आपका पड़ता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, जिसमें फार्मूले, देखिए हम इसका जो रिवीजन करेंगे वो न्यूमेरिकल अप्रोच को लेकर करेंगे। जितने भी फार्मूले आपके हैं उनको ही रिवाइज कराया जाएगा, ठीक ना। जिसमें फार्मूला होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहला जो आपका टॉपिक है वह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहाँ से आपको एक फार्मूला मिलता है Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन ई। आपको पता है कि जो ये चार्ज है वो प्लस या माइनस में हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो यहाँ पर n है वो इंटीजर होगा, इंटीजर्स होगा, यानी कि जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 से स्टार्ट होगी। ठीक है, दूसरा जो फार्मूला आपको मिलता है वो मिलता है कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ से, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है K/Q1/Q2/R का स्क्वायर। आप जानते हैं कि K को हम लोग 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, और ये रहा Q1/Q2/R का स्क्वायर। ठीक है, ये तो ε0 आ रहा है, मतलब कि जब ये चार्ज आपका वैक्यूम में रखा रहेगा तब होगा। अगर मीडियम में रखे जाएंगे यही चार्ज तो क्या होगा, यानी कि इफ चार्जेस प्रेजेंट इन मीडियम विद डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में अगर इन्हीं चार्जेस को रख दिया जाएगा तो जो फोर्स मीडियम में लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4πε0 इंटू के। यानी कि जो ये फोर्स है, देखिए यहाँ पर जो के है ये स्मॉल के से डिनोट करते हैं हम लोग, और यहाँ पर जो के है कैपिटल के होता है। ठीक है, के टाइम्स कम हो जाएगा Q1/Q2/R का स्क्वायर। ठीक है, ये ε0 के जो है इसी को हम लोग 1/4π या तो केवल और केवल एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, या एप्सिलॉन m से भी डिनोट किया जाता है, ये Q1/Q2/R का स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम केवल और केवल एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं, यानी एप्सिलॉन Q1/Q2/R का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से देख रहे होंगे कि एप्सिलॉन m इक्वल टू क्या दिख रहा है हमको, ε0 के, एप्सिलॉन m इक्वल टू ε0 के, तो हम लिख लेते हैं एप्सिलॉन m इक्वल टू ε0 इंटू के। ठीक है, तो के की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, ε/ε0। आपको बता दें इसी को कहा जाता है εr, यानी रिलेटिव परमिबिलिटी। ठीक ना, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ε0 इक्वल टू हो जाएगा εm/ε0, जो कि के बराबर भी होगा। ठीक ना, के बराबर भी इसकी वैल्यू होगी। इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं। ठीक, अब आप जानते हैं कि जो के की वैल्यू है, वो इन्फाइनाइट से कम होगी या बराबर भी हो सकती है, और 1 से बड़ी होगी या बराबर भी हो सकती है। किसके लिए 1 होता है, किसके लिए इन्फिनिटी होता है, आपको लेक्चर में डिटेल में बता दिया गया। अब सुनिए, आप ये भी जानते हैं कि जो फोर्स लगता है किसमें, मीडियम में, वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का के टाइम्स कम हो जाता है। वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का के टाइम्स क्या हो जाता है, कम। वैक्यूम में एफ लग रहा है और मीडियम में एफ एम लग रहा है। ठीक ना, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको यही रिलेशन मिलेगा कि एफ एम यानी मीडियम में जो फोर्स है वो वैक्यूम के फोर्स का क्या हो जाता है, के टाइम्स कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा अगला जो टॉपिक है वो देखिए, अगर दो चार्जेस को थ्रेड में बांध कर, ठीक है, चार्जेस को तो बांध नहीं सकते तो हम बांधते किसको हैं, किसी मेटालिक बॉल को जिस पर चार्ज हो उनको हम थ्रेड में बांध लेते हैं। थ्रेड आपका इंसुलेटेड थ्रेड होता है। तो अगर इस पर चार्ज है क्यू, मास है एम, इस पर चार्ज है क्यू, मास है एम, तो यह कुछ एंगल बनाता है वर्टिकल से, थीटा एंगल। ठीक है, और इनके बीच का जो सेपरेशन होता है, वो हम आर मान ले रहे हैं। तो यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू आती है, tan थीटा, वो आती है इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन mg के बराबर। ठीक ना,
इलेक्ट्रिक फोर्स, ये एफ ई है, ठीक है, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये एफ इंटू ई मत समझिएगा। और जो यहाँ पर टेंशन, इसमें थ्रेड में जो टेंशन आता है उस टेंशन की जो वैल्यू है वो होती है एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, एम जी का स्क्वायर। तो ये रहा टेंशन और ये रहा है आपका टेन थीटा। अब आगे देखिए, अगर यही जो आपका एंगल है जो थीटा है वो बहुत छोटा होगा, यानी वेरी स्मॉल होगा, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो टेन थीटा को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, और थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ ई बाई एम जी, एफ ई बाई एम जी, ठीक ना। ये टेन थीटा है आपका थीटा के इक्वल लिख दिया गया है। अब बताइए एफ ई जो इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिख दीजिए, एम जी लिख दीजिए। यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू भी अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो बताइए अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो टेन थीटा इक्वल टू, तो थीटा हो रहा है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आधी डिस्टेंस होगी r/2, और ये अगर से ये वर्टिकल जो हाइट है उसको मैं y मान ले रहा हूँ, तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी r/2, और बेस का काम करेगा y, यानी ये रहा y, ठीक है। ये आर स्क्वायर और ये आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का क्यूब हो जाएगा, ये वाई बचेगा, यानी यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलेगा आर का क्यूब अपॉन आर का क्यूब प्रोपोर्शनल टू वाई। इस पर आपके जेई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक जो कॉन्सेप्ट इसी कूलॉम्स लॉ पर ही बनता है वो क्या बनता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एल लेंथ तक, ये प्लेटें हैं, ठीक ना, प्लेटें हैं, मैं ऊपर पॉजिटिव प्लेट ले लेता हूँ और नीचे नेगेटिव प्लेट ले लेता हूँ, ठीक ना, तो इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ई कह देता हूँ। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को वी वेलोसिटी से फेंका गया है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन की बात करें, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, कोई दूसरा चार्ज भी हो सकता है। तो ये इसी पाथ पर जाएगा नहीं, ये जाते 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 कुछ ऊपर इस तरह से निकलेगा, तो कितना डेविएट होगा उसको हम कह रहे हैं थीटा, कितना डेविएट हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, थीटा कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को भेजा जाएगा तो एक्सेलरेशन लगता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अपान मास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कितना, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, ठीक ना। अगर चार्ज क्यू होता तो क्यू ई बाई हम लोग लिख लेते। अच्छा, ये तो पहला टर्म निकल गया। दूसरी चीज़ सुनिए, अगर वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, एल लेंथ जा रहा है, एल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी एल है और ये रहा वी नॉट आपकी इनिशियल स्पीड। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। एक्स एक्सिस की अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो जीरो है, लेकिन ए वाई में एक्सेलरेशन है, और वो भी ऊपर की डायरेक्शन में। ऊपर की डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग रहा है। तो ए वाई एक्सिस में आपका क्या है, एक्सेलरेशन है, और वो कौन सा होगा, यही स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, यानी ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है ये वाई एक्सिस में लग रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस में नहीं लग रहा है। तो एक्स एक्सिस में अगर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो होगा क्या, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी नॉट ही रह जाएगी, यानी यहाँ निकलते समय जो उसकी वेलोसिटी है वो वी नॉट ही रहेगी, यानी कि इधर की तरफ जो वेलोसिटी मिलेगी उसको वी नॉट ही रहेगी। लेकिन ऊपर की डायरेक्शन में उसको एक वेलोसिटी मिल जाएगी, किसके वजह से, इस एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक ना। और वो वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम उसको निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं, एस इन वाई डायरेक्शन, यू इन वाई डायरेक्शन इंटू टी प्लस हाफ ए इन वाई डायरेक्शन इंटू टी का स्क्वायर। बताइए यहाँ से जब फेंका गया है इसको, ठीक है, यहाँ से देखिए इस पार्टिकल को जब फेंका गया है तो एक्स एक्सिस में फेंका गया है, वाई एक्सिस में तो कोई वेलोसिटी है नहीं, तो वाई एक्सिस की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, ठीक ना। तो एस वाई आपका बचा, यानी कि वाई एक्सिस में क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट बचा। तो यहाँ से अगर वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट भी अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप निकाल लेंगे हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम। यहाँ से आप चाहें तो टी की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं एल बाई वी नॉट का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। ये एस वाई एक्सिस में आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक ना। हमें थीटा निकालना है, ये जो डेविएशन है ये निकालना है, तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे किसकी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या, वाई एक्सिस का, यू क्या, वाई एक्सिस का, एक्सेलेरेशन भी किसका, वाई एक्सिस का है। तो वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी वी वाई, इनिशियल तो जीरो है, एक्सेलरेशन कितना है, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, और टाइम कितना लग रहा है, एल बाई वी नॉट, इतना ही टाइम में तो यहाँ तक पहुँचा, तो एल बाई वी नॉट हमने रख दिया, ये आपका वी वाई है। अब बताइए अगर मुझे टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो थीटा के ये सामने वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा जो कि वाई एक्सिस की वेलोसिटी होगी वी वाई, और ये आपका बेस का काम करेगा जो कि वी एक्स है, ठीक ना। तो वी वाई आपका ये ऊपर निकल गया है स्मॉल ई कैपिटल ई एल बाई एम वी नॉट, और नीचे एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो वी नॉट ही रह जाएगी, यानी कि स्मॉल ई कैपिटल ई एल और नीचे आएगा एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे और भी सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ आपको। टेन थीटा इक्वल टू आपको क्या दिखा, देखिए स्मॉल ई कैपिटल ई एल और नीचे एम वी नॉट का स्क्वायर। ये टर्म तो आपका फेमस है, ये रिलेशन भी फेमस है, लेकिन नीचे कई बार काइनेटिक एनर्जी का टर्म देता है, तो वो कैसे आएगा देखिए। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दूं, यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से भी मल्टीप्लाई, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एम वी नॉट का स्क्वायर। तो देखिए हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एल और ये 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ये आपका फार्मूला किसका मिला, टेन थीटा का। ये फार्मूला भी आपका फेमस है, इस पर न्यूमेरिकल अच्छे खासे बनते हैं। फिर भी हमने इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। देखिए एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का, कैसे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, किधर एक्सेलरेशन मिल रहा है, किधर एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। आइए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला जो टॉपिक आपको मिलता है वो मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है ई इक्वल टू वो होता है एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है ना। यानी कि टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, इसकी डायरेक्शन, ठीक ना। इसकी डायरेक्शन पहले तो यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक ना, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मैं इसको अलग कलर से लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अगर एक चार्ज है Q, इसकी वजह से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितना आएगा, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ डायरेक्शन होती है, यानी ई की डायरेक्शन कुछ इधर होगी, ठीक है। तो हम इसको याद करने का तरीका भी आपको हमने बताया था, ये पहले इसको हम सही कर लेते हैं, ये आपका स्मॉल आर का स्क्वायर है, ठीक ना। आगे देखिए, तो इसको याद करने का हमने तरीका आपको बताया था, क्या बताया था, पॉजिटिव से दूर, ठीक ना, पॉजिटिव से दूर, यानी इतना याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक। यही अगर नेगेटिव चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव की ओर आती है, यानी कि इधर की तरफ आएगी, और जो फार्मूला होगा वो कितना होगा, ई इक्वल टू इतना ही, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो तरीका है वो भी लिख लेते हैं, नेगेटिव की ओर, ठीक है। आइए अगले फार्मूले की बात करते हैं। जो अगला फार्मूला आपको मिलता है वो एक केस मिलता है जिसमें एक पार्टिकल पर चार्ज है और उसका कुछ मास है, मास m और चार्ज q है, और उसको फ्रीली हैंग किया गया है एयर में, ठीक ना, फ्रीली हैंग है वो किसमें, एयर में, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है वेट की वजह से वो है mg, और फ्रीली हैंग है तो ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो रुका रहता है, वो है QE। तो जब ये फ्रीली हैंग है तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों क्या होता है, बराबर हो जाता है, यानी यहाँ से हमें मिलेगा QE इक्वल टू mg, ठीक है। कई बार मास न दे करके आपको डेंसिटी के रिलेशन में क्वेश्चन पूछ देता है, तो m इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं QE इक्वल टू मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये आपका जी रह ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपके भी फार्मूले हैं जो जिस पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला जो आपका कॉन्सेप्ट मिलता है वो चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड मिलता है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटीज, ठीक है। पहली जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप जानते हैं लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल होता है, ठीक ना। इसी को हम लोग लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल भी लिखते हैं, कूलाम पर मीटर आपका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है, ठीक है।
दूसरा जो टॉपिक है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और फार्मूला होता है dq/dA, यानी लैम्डा इक्वल टू हम लोग चार्ज अपान एरिया भी लिख सकते हैं, कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक ना। थर्ड जो फार्मूला आपको मिलता है इसका वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और फार्मूला होता है dq/dV। dq क्या है, छोटा सा चार्ज, और v क्या है, छोटा सा वॉल्यूम। ठीक है ना। जो मैं dq लिख रहा हूँ, dq dv ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ वो छोटे के लिए है। ठीक है, यानी यहाँ से मैं इंटीग्रल वाला पार्ट भी मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं q इक्वल टू, ये मैं डिटेल लेक्चर में आपको सिखाया हूँ कि रो डॉट dv करते हैं, रो dv पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, v1 से v2 तक वॉल्यूम होगा। ठीक, अगर रेडियस पे भी डिपेंड करेगा तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमने आपको लेक्चर 4 में ये चीज़ें पढ़ाई हैं। ठीक है ना। लेक्चर 4 अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको वेरिएबल चार्ज डेंसिटी पर, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी पर आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। ठीक ना, न्यूमेरिकल ऑन वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। जितने भी तरह के क्वेश्चन इसके बनते हैं, ठीक ना, आप जितने भी तरह के मार्केट में क्वेश्चन पाएंगे इसके वॉल्यूम डेंसिटी से रिलेटेड, वो सारे हमने उसमें करा दिए हैं, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम पर मीटर क्यूब। इसका एक और मतलब कि सिंपल फार्मूला, चार्ज ऊपर रख लेते हैं और नीचे वॉल्यूम रख लेते हैं, ये भी आपका फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक है। अगला जो फार्मूला आपको मिलता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ रिंग ऑफ चार्ज की वजह से, अ रिंग ऑफ चार्ज की वजह से। ठीक है, यानी एक रिंग है उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हम बना लेते हैं एक रिंग कुछ ऐसी, ठीक है, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, r नहीं x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इसकी रेडियस मैं ले लेता हूँ कैपिटल R, और इसके बाहर यूनिफॉर्मली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। तो पहली बात देखिए, पॉजिटिव से दूर की तरफ होता है, ठीक ना, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इधर की तरफ ही आती है, और उसका फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू KQ(x) अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल पावर 3/2। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको 5 मिनट में कराया हूँ, आप चाहें तो इसका डेरिवेशन भी आप देख सकते हैं। यही अगर नेगेटिव चार्ज रहता, यही अगर नेगेटिव चार्ज रहता, यानी कि माइनस माइनस चार्ज ये आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसी एक्स पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती वो किधर की तरफ आती, इसकी ओर आती, यानी इधर की तरफ। फार्मूला वही सेम रहता, ठीक है ना, फार्मूला यही सेम रहेगा, बस हाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। ठीक है। अब इसमें आप ये पढ़ते हैं कि कब इसका जो केस है, मतलब कि इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मैं इस केस इसका बता देता हूँ आपको। ठीक ना। पहला जो केस इसका मिलता है कि एट सेंटर पे, यानी कि सेंटर पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दूसरा, एट x इक्वल टू r/√2 पर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम मिलती है हमको। कितनी मिलती है, मैक्सिमम मिलती है, और कितनी होती है, E इक्वल टू 2/3, और वो भी क्यूब रूट में KQ/R का स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पर, एट x इक्वल टू r/√2 पर। ठीक है। अगला जो आपका फार्मूला मिलता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से मिलता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला जानते होंगे कि होता है क्या, P इक्वल टू 2QL। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ ऐसा रहता है कि सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज शॉर्ट डिस्टेंस पर होते हैं, 2L डिस्टेंस पर, तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो कितना आता है, P इक्वल टू 2QL। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो कितना आता है, ये Q इंटू 2L। ठीक ना, L पर आपका लग जाता है वेक्टर, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर होती है। डायरेक्शन इसका इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्शन याद रखिएगा। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव चार्ज से लेकर के पॉजिटिव चार्ज की ओर इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अगला जो टॉपिक आता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है एट एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर। तो एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से वो कितनी होगी। तो एक हम डाइपोल बना लेते हैं, ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और इसके बीच की डिस्टेंस एल, एल यानी वही 2L। आर डिस्टेंस पे यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और इधर भी आर डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कराते जा रहा हूँ। तो इस पॉइंट पर देखिए ये पॉजिटिव से नज़दीक है, ठीक है, पॉजिटिव से नज़दीक है तो इससे दूर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट नेगेटिव से पास में है तो इसकी तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और जो पी की डायरेक्शन है वो किधर होती है, पी की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी कि इधर की तरफ। ठीक है ना, वेक्टर पी की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि जो ई है वो पैरेलल होता है किसके, पी के। ई पैरेलल होता है किसके, पी के। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या ऑलवेज ई पैरेलल होगा पी के, क्या ऑलवेज ई पैरेलल होगा किसके, पी के, एक्सियल पॉइंट पर, एट एक्सियल पॉइंट। तो आपका आंसर होगा नहीं, नो। क्यों नो, समझिए। यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक ना, यहाँ पर देखिए मैं अगर इस पॉइंट पर ले रहा हूँ तो ये माइनस की ओर और प्लस से दूर, यहाँ पर तो एंटी पैरेलल है। तो इसके बीच में, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको इससे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक ना, इसके बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है और पी की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। इस पॉइंट पर मान लीजिए, यहाँ पर पॉइंट मैं कोई मान लेता हूँ ए, तो ए पॉइंट पर पी जो है आपको दिख रहा है वो एंटी पैरेलल दिख रहा है, वेक्टर पी एंटी पैरेलल है किसके, ई के, या आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं कि ई एंटी पैरेलल है पी के या पी एंटी पैरेलल है किसके, ई के। इतना याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये एक्सियल पॉइंट पर हमने देखा फार्मूला कितना होता है इसका एक्सियल पॉइंट पर। तो दो फार्मूले हम लोग देखते हैं, एक लार्ज डाइपोल के लिए और एक शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो पहला फार्मूला हम आपको बता देते हैं, लार्ज डाइपोल के लिए ई इक्वल टू होता है 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये होता है फॉर लार्ज डाइपोल, फॉर लार्ज डाइपोल, ठीक है। और अगर शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होता है, 2kp/r का क्यूब, ये होता है फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। आइए, ये तो एक्सियल पॉइंट पर रहा, अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखते हैं, यानी कि अगला जो केस है एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, और इसके परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कुछ इधर की तरफ होगी और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ होगी। अगर यहाँ पर भी बात करें तो इधर की तरफ ही होगी, यानी यहाँ पर तो हमेशा ही क्या है, एंटी पैरेलल है, ठीक ना। यानी कि ई जो है एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है किसके, वेक्टर पी के, और वो आपका हमेशा हो जाएगा, ठीक। मैं फार्मूला लिखता हूँ ई इक्वल टू, तो फार्मूला होता है कितना, kp/r का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का 3/2 पावर। ये किसके लिए होता है, लार्ज डाइपोल के लिए होता है। लेकिन अगर शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो वो होगा kp/r का क्यूब, और ये होता है शॉर्ट डाइपोल के लिए, ये लार्ज डाइपोल के लिए और ये शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है। यहाँ से हमें एक रेशियो भी पूछता है, क्या पूछता है कि ई पैरेलल यानी एक्सियल पॉइंट का और ई परपेंडिकुलर का जो रेशियो वो कितना होगा, ठीक ना। तो ई पैरेलल जो है यानी एक्सियल पॉइंट पर वो डबल होता है इसका शॉर्ट डाइपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक ना। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखिए 2kp/r क्यूब है और यहाँ पर kp/r क्यूब है, तो इसका रेशियो कितना हो जाता है 2। लेकिन विद साइन अगर पूछ दे, विद साइन पूछ दे ई पैरेलल अपॉन ई परपेंडिकुलर, तो वो होता है -2। क्या होता है, -2। क्यों, क्योंकि एक इधर की तरफ पैरेलल है और एक क्या है, एंटी पैरेलल है, ठीक ना। एक क्या है, एंटी पैरेलल होता है पी के। आई बात समझ में। तो ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी हो गया, ठीक। आइए आगे का देखते हैं। अब हम देखेंगे एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो एक हम बना लेते हैं डाइपोल यहाँ से, ठीक है। तो
तो एक चार्ज लेते हैं माइनस क्यू और एक चार्ज लेते हैं आपका प्लस क्यू, और यहाँ से किसी भी पॉइंट पर, यहाँ से किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर एक ले लेते हैं थीटा एंगल, मिड पॉइंट से थीटा एंगल पर किसी भी पॉइंट पर यानी पी पर हम क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको डायरेक्शन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। माइनस क्यू की ओर होता है, ठीक है ना, माइनस क्यू की ओर, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नेगेटिव चार्ज की वजह से वो इधर की तरफ आएगी, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इससे दूर की तरफ आएगी। ठीक है, यानी कि इधर की तरफ मैं दिखा देता हूँ। ठीक, इधर की तरफ ये। ठीक, यहाँ पर देखिए तो जो कितना आता है, पहले फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं कि आखिर कितना आता है। तो ई इक्वल टू जो मिलता है हमको, ई इक्वल टू जो मिलता है वो मिलता है के पी बाई आर का क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसका भी डेरिवेशन हम आपको करा चुके हैं। सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से सारे केसेस का, तीनों केसेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हम करा चुके हैं आपको। 10 या 11 मिनट के अंदर ही आप देख लेंगे, यूट्यूब पर आपके है। ठीक है, यहाँ पर जो आर है, ये आर है वेक्टर आर से, यानी कि जो रेडियल डायरेक्शन है, यहाँ से अगर ये एंगल अल्फ़ा माने तो tan अल्फ़ा इक्वल टू होता है हाफ tan थीटा, हाफ tan थीटा, ठीक ना, और वो थीटा ये रहा। आई बात समझ में। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर अल्फ़ा जो है विद वेक्टर आर है, यानी वेक्टर आर जो रेडियल डायरेक्शन है उससे ये अल्फ़ा मेजर किया गया है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो कितना उस पर लगता है टॉर्क, ठीक ना, यानी टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक ना। अब समझिए, अगर एक्सटर्नल फील्ड मैं इधर की तरफ ले रहा हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और पी जो है यानी डाइपोल कुछ ऐसा है कि इधर की तरफ वेक्टर पी की डायरेक्शन आ रही है और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा पी ई साइन थीटा के बराबर। अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं तो वेक्टर टाउ इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, यानी आपका आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में भी देगा, तो आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं। केसेस देख लेते हैं इसके थोड़े। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होता है और कितना होता है, प्लस पी ई के बराबर। अगर थीटा आपका 270 डिग्री होता है तो जो टॉर्क होता है वो मिनिमम होता है और कितना होगा, माइनस पी ई के बराबर। अगर थीटा आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो जो टॉर्क होता है वो आपका हो जाता है 0 के बराबर। ठीक है, आप ये चाहें तो तीनों केस याद रख सकते हैं। अब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख करके घुमाया जाए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो देखिए। वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल, देखिए दो तरह का वर्क डन होता है, एक एक्सटर्नल होता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो होता है पी ई ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यही अगर वर्क डन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकालूं तो यही वर्क डन आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इस माइनस को अंदर लेंगे तो होगा पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यानी एक चीज़ हमें देखने को क्या मिल रही है कि जो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स है वो निगेटिव है, किसका, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक ना, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। ठीक, आइए वर्क डन का आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं जो कि आप 11th में पढ़ेंगे, ठीक ना। जितने भी वर्क डन के कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं वो आपके 12th में काम आएंगे ही आएंगे। पहला जो थियरम है उसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थियरम। क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थियरम। ठीक, वर्क एनर्जी थियरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थियरम कि वर्क डन चाहे जितने भी टाइप्स के फोर्स हैं, जैसे भी फोर्स हों, उनका जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कराता है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से हाफ एम कॉमन लूँ सबका तो क्या बचेगा, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ।
वी इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब सुनिए, अगर जो इनिशियल वेलोसिटी है वी इनिशियल वो 0 है और वी फाइनल आपका वी है, तब वहाँ पर जो वर्क डन है वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और वो हो जाएगा हाफ एम वी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये डायरेक्ट तब आप यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो आपसे पूछ देगा फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे आइए, जो अगला थ्योरम है वह है अगर वर्क डन मुझे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा अगर भी हमें निकालना पड़े, या एक्सटर्नल फोर्स कहिए, तो कितना होगा, वो होता है डेल्टा यू के बराबर, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और उसके इक्वल टू क्या होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कहीं पर भी अगर चेंज आ रहा है तो वो यू फाइनल यानी फाइनल माइनस इनिशियल से ही हम लोग फाइंड करते हैं। इसी तरह से अगर मुझे वर्क निकालना है वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, या फोर्स कह लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से अगर हमें निकालना है, और तो यही जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था उसके नेगेटिव के बराबर होगा, यानी कि माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और माइनस को अंदर लेंगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल आएगा। ठीक है, अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं ये हम आपको बता दें, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ये आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक, अब सुनिए, जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, मान लीजिए एक एक्सटर्नल फील्ड है ई, और इसमें हम थीटा एंगल पर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिए हैं, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। अब आप इसी फार्मूला का यूज़ करके, इसी फार्मूला का यूज़ करके आप वर्क डन निकाल सकते हैं खुद से। ठीक है, वर्क डन निकाल सकते हैं खुद से। कैसे, आप एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा निकाल लीजिएगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा निकाल लीजिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल करके, ठीक है, वही फार्मूला आपको मिल जाएगा। यहीं पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। किसकी किसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक है, अगला जो फार्मूला हमें मिलता है वो मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है फाई ई इक्वल टू वो होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और ये जो इंटीग्रेशन है वो सरफेस इंटीग्रेशन होता है। ठीक ना, सरफेस इंटीग्रेशन मैं लिख रहा हूँ इसको, और वो है वेक्टर, जब ई डॉट वेक्टर डी ए है तो इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। इसी को हम लिख सकते हैं ई कॉस थीटा, जो कि आपका कांस्टेंट होगा, बाहर ले लीजिए, और बच गया क्या, इंटीग्रल पार्ट आप किसका, डीए का, यानी कि एरिया का आपको इंटीग्रल करना है, छोटे छोटे एरिया का। अब इसका अगर हम बिना इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर इस फार्मूले को लिखें तो वो होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए के बराबर, और वो होता है ई ए कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगला जो फार्मूला हमें मिलता है वो मिलता है गॉस लॉ का। ठीक ना, गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स है वो क्यू इनक्लोज्ड के, किसके इनक्लोज, गॉसियन सरफेस से इनक्लोज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। ठीक ना, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो क्यू है वो चार्ज इनक्लोज्ड है, चार्ज इनक्लोज्ड है किससे, किससे, गॉसियन सरफेस से, इन गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब गॉसियन लॉ के, जो गॉस लॉ है उसके एप्लीकेशन पर आपको फार्मूले मिलेंगे। ठीक ना, तो आइए एक एक करके एप्लीकेशन वाले फार्मूले हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन वाले, तो पहला जो फार्मूला मिलता है वो मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब एक वायर है जिस पर लीनियरली चार्ज एक यूनिफॉर्मली रूप से क्या हुआ है, फैला हुआ है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, देखिए तो ये एक हम वायर ले लेते हैं जिस पर यूनिफॉर्मली रूप से क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके वजह से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर, यानी कि 1/4πε0 2 लेमडा बाई आर। यही फार्मूला आप देखेंगे कुछ इस तरह से, लेमडा बाई 2ε0 आर से। ठीक ना, इतने फॉर्म में ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी मैं दिखा दे रहा हूँ,
पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, आइए अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। अगला जो फार्मूला है वो मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से, अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। ठीक है, तो जो ई का फार्मूला हमें मिलता है वो कितना मिलता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसलिए आती है कि जो सीट है ना, जो सीट है उसके केवल एक ही साइड चार्ज होता है। यानी यहाँ पर याद रखिएगा कि ओनली वन साइड चार्ज जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक ही साइड चार्ज क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है। ठीक ना, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग सीट होती है, याद रखिएगा नॉन कंडक्टिंग सीट होती है। इसकी एक और ख़ास बात कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के, इंडिपेंडेंट है किसके, डिस्टेंस के, डिस्टेंस फ्रॉम द सीट, फ्रॉम द सीट। ठीक ना, अगला जो फार्मूला मिलता है वो मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज्ड कंडक्टिंग। ये पहले वाला क्या था, नॉन कंडक्टिंग वाला था, और ये अब हमको मिल रहा है किसकी वजह से, कंडक्टिंग सरफेस की वजह से। और जब कंडक्टिंग सरफेस की वजह से हम देखने लगते हैं तो हमारा जो है चार्ज जो है दोनों साइड हो जाता है, यानी यहाँ पर बोथ साइड जो होता है, बोथ साइड चार्ज प्रेजेंट होता है, चार्ज क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिलता है ई इक्वल टू वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिलता है। और इसको याद रखेंगे कि ये परपेंडिकुलर टू सरफेस मिलता है। कैसे मिलता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस मिलता है, ये भी आपका परपेंडिकुलर टू सरफेस ही होता है। ठीक ना, अगला फार्मूला जो हम लोग देखते हैं वो इस फेयर की वजह से देखते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक ना, अब आप जानते हैं सॉलिड कंडक्टिंग जो स्फीयर होता है वो किसके बराबर होता है, यानी कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लीजिए या आप हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लीजिए, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लीजिए, या आप हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लीजिए, ये एक ही तरह बिहेव करते हैं। और इसको हम आपके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के पहले लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया हूँ कि आखिर ये क्यों एक ही तरह बिहेव करते हैं। तो हम बना लेते हैं एक स्फीयर, ठीक ना, एक स्फीयर हम बना लेते हैं। अब स्फीयर को चार्ज यूनिफॉर्मली दिया गया है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। ठीक है, हम नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितने डेरिवेशन कराए गए हैं वो पॉजिटिव चार्ज लेकर ही कराए गए हैं, तो हम पॉजिटिव चार्ज से ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर मान लेता हूँ। तो यहाँ पर तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं, एक इन साइड देखते हैं जो कि 0 हो जाता है, एक सरफेस पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस जो कि होता है के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर, इसको कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया है। ठीक है, और तीसरा हम लोग आर डिस्टेंस दूर बाहर, यानी कि ई आउटसाइड एट आर डिस्टेंस पर अगर हम निकालें तो के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। इसका ग्राफ भी बताया गया है आपको, ठीक है ना, आप चाहें तो पीछे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो देखिए ये वाला फार्मूला, इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से भी बता दे रहा हूँ फिर से। ठीक ना, जो ई सरफेस है वो होता है 1/4 पाई, देखिए के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक ना, अब सुनिए, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/एप्सिलॉन नॉट को रहने दीजिए, क्यू को उधर और ये 4 पाई आर स्क्वायर को इधर, तो ये चार्ज अपॉन एरिया मिल रहा है। चार्ज अपॉन एरिया होता है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि ई ऑन सरफेस आपको जो मिल रहा है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। ठीक ना, ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब ये उन स्फीयर से अलग क्यों है, क्यों ये उन स्फीयर से अलग है, क्योंकि इसमें जब चार्ज दिया जाता है स्फीयर को,
तो टोटल वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि मटेरियल होता है अंदर, वहाँ पर मटेरियल अंदर नहीं होता है तो अंदर चार्ज भी नहीं होता है। यहाँ पर भी हम 3 जगह हम निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकालेंगे, इसकी रेडियस हम कैपिटल आर मान ले रहे हैं, ठीक ना, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यानी कि ई इन निकालेंगे, और ई इन जो आता है वो के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का क्यूब के बराबर होता है। यानी यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल हमें दिखता है किसके, आर के, और ये आपके जेई के भी क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक ना। हमें यहीं पर ई इन वाले केस में ही हमें चार्ज पूछता है कि आखिर स्मॉल आर रेडियस से जितना घिरा जगह है, रीजन है, उसमें कितना चार्ज होता है। तो हम चार्ज डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/3 पाई आर का क्यूब, स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है। अब चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज जो कि क्यू दिया गया था, यहाँ पर मैं कैपिटल क्यू लिख रहा हूँ तो कैपिटल क्यू लिख लेता हूँ, ठीक है। टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दिया गया था, और वॉल्यूम कितना होता है इसका, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, और यहाँ पर 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब है। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो क्या मिला आपको, क्यू स्मॉल आर का क्यूब बाई कैपिटल आर का क्यूब, ये क्या है, क्यू डैश है। कितना चार्ज मिल रहा है आपको, ठीक ना, इतना चार्ज इतने रीजन से घिरा हुआ है, ठीक। यहीं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका रो के फॉर्म में, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में भी पूछता है, तो वो आता कितना है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा, बिना वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर हटा दीजिए, ठीक ना, 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका मिलता है किसका, ई इनसाइड का, और ये फार्मूला है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। बाकी जो फार्मूले आपके हैं ई ऑन सरफेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे, वो तो सेम है, पहले वाले के जैसा ही है, R²। और अगर बाहर की बात करें आउटसाइड, तो वो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस रहेगी बाहर पॉइंट पर, ठीक है। तो ये रहे आपके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के सारे फार्मूले, सारे के सारे कॉन्सेप्ट। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, ठीक ना। आप अगर ये देख लेंगे तभी आपका न्यूमेरिकल के लिए आप लगभग 70-80% चीज़ें आप क्लियर कर ले जाएंगे यहाँ से। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका अगला चैप्टर, जो कि है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक ना, ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक ना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, लेकिन हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए 2 क्वांटिटी हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, यानी एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, और इसको ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी जो क्वांटिटी है वो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक ना। ये आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक ना, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में, ठीक ना। ये होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पहला टॉपिक हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको बता दें कि पोटेंशियल नाम की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कोई डिफाइन नहीं होती है। पोटेंशियल नाम की एक भी चीज़ डिफाइन नहीं होती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ते क्यों हैं? तो देखिए, पोटेंशियल नाम की जितनी भी चीज़, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, इनको डिफाइन बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? इन्फिनिटी का या किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एज्यूम करके, हम उसका एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या एज्यूम कर लेते हैं, 0, तो बाकी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए इन्फिनिटी का जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल 0 माना जाता है, उसका पोटेंशियल क्या मान लिया जाता है, 0 मान लिया जाता है। जैसे वहाँ का पोटेंशियल हम 0 मानेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन बना लेते हैं, इसलिए आप देखेंगे बुक्स में इसकी डिफिनेशन भी दिया रहता है। अब आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए याद रखिए, हम एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, ठीक है ना, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, इसको हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से और किसी पॉइंट तक ला रहे हैं।
किसी पॉइंट तक। तो किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल उस पॉइंट का। तो किसी पॉइंट पी तक अगर मैं ला रहा हूँ तो पी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा वर्क डन अपॉन क्यू नॉट के बराबर। क्यू नॉट क्या है, जिसको लाया जा रहा है और कितना वर्क डन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट का क्या हमें मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। पहले तो हम इसकी डिफिनेशन को लिख लेते हैं एक अच्छे लैंग्वेज में, ठीक है ना। इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो लाया जाएगा उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो उसको लाने में वर्क डन होगा ही नहीं, वर्क डन होगा ही नहीं तो कोई भी पोटेंशियल निकल कर नहीं आएगा। इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, अच्छा किस पर, अलोंग एनी आर्बिट्ररी पाथ, आर्बिट्ररी पाथ, ठीक है, यानी कि पाथ कुछ भी हो, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा सीधा उधर कैसे भी आप लाइए कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन कहाँ का, एट दैट पॉइंट, जहाँ पर हम लेकर आएंगे, जिस पॉइंट पर हम लेकर आएंगे, ठीक है ना, उसी पॉइंट का वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक। तो V का जो फार्मूला हम पाते हैं वो पाते हैं W/Q0, W/Q0, ठीक ना। इसका जो यूनिट होता है वो जूल पर कूलम भी होता है, लेकिन आप जानते हैं कि वोल्ट सबसे ज़्यादा फेमस यूनिट होती है किसकी, पोटेंशियल की, ठीक ना। यहाँ पर एक चीज़ आप जरूर मानेंगे कि जो इन्फिनिटी का पोटेंशियल है वो जीरो एज्यूम किया जाता है, अजम्पशन है, ठीक ना, जीरो एज्यूम किया जाता है, इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल है वो जीरो लिया जाता है, ठीक। अगला जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डिफाइन है नहीं, तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइन नहीं होगा, बिल्कुल डिफाइन है, डिफरेंस डिफाइन है, पोटेंशियल का डिफरेंस, चाहे जो भी पोटेंशियल उसका डिफरेंस डिफाइन है, लेकिन पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है, ठीक ना। तो अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, नाम से ही लग रहा है कि दो पोटेंशियल का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको भी अगर हम डिफाइन करें तो देखिए, जो मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट से लेकर किसी पॉइंट तक, इनफाइनाइट से लेकर किसी पॉइंट तक अगर मैं ला रहा हूँ, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैं लाऊंगा तो इसको हम, यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। और इन्फिनिटी से अगर लाऊंगा किसी पॉइंट तक तो सिर्फ पोटेंशियल मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल तो जीरो, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर लेते हैं। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम लेकर आते हैं तो इन दो पॉइंट के बीच का हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि VB माइनस VA मिल जाता है। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी डेफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस जो मैं इन्फिनिटी से कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, जो मैं यहाँ पर इन्फिनिटी से कह रहा हूँ, मैं दिखा भी दे रहा हूँ, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट तक कह रहा हूँ, यहाँ पर 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट आप कह सकते हैं, 1 पॉइंट से क्या कह सकते हैं, अनदर पॉइंट कह सकते हैं। यानी कि मैं इसी को कॉपी करके लिख देता हूँ, इसी को कॉपी मैं कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ताकि हमें दोबारा ना लिखना पड़े, ठीक है। आइए, अब ये कॉपी हो गया, यहाँ से हम मिटा लेते हैं इन चीज़ों को, जो इन्फिनिटी से लेकर के अ पॉइंट तक है इसको हम लिख लेंगे क्या, फ्रॉम, अलग कलर से मैं लिख रहा हूँ, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है। तो अब जो ये फार्मूला होगा V इक्वल टू W/Q0 हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइए लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो इसको भी मिटा के लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होगा इसका, देखिए, तो डेल्टा V इक्वल टू W/Q0, वही फार्मूला है ना, लेकिन नहीं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। आइए, मैं A पॉइंट से लेकर B तक लेकर जा रहा हूँ, उस चार्ज को जो Q0 है उसको A से कहाँ तक ला रहा हूँ, B तक, तो फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो गया, VB, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यही होगा आपका चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल, और वर्क लग रहा है W/Q0 को लेकर आया जा रहा है, ठीक है ना। तो VB माइनस VA आपका हो जाएगा W/Q0। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप इसको रट मत लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा A से B तक लाया जाएगा, क्यों, हो सकता है B से A तक लाया जाए, यानी कि मैं इसको B कह दूँ, इसको A कह दूँ, और चार्ज यहाँ से यहाँ तक लाया जा रहा है। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है, यानी कि इस बार फाइनल A है,
और इनिशियल बी है, तो इनके बीच का जो वर्क डन होगा W/Q0 होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वो V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है, और वो होगा W/Q0 के बराबर होगा। किसके होगा? W/Q0 के बराबर होगा। ठीक, एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ जो आपको काफ़ी उस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, जिसमें अक्सर करके प्लस माइनस की दिक्कत हो ही जाती है बच्चों को। ठीक है, मैं यही पोटेंशियल का फार्मूला लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं यही वाला केस ले लेता हूँ। ठीक है ना, मैं अलग से बना लेता हूँ। आइए, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ ए, और यहाँ पर बना लेता हूँ बी, और बी से लेकर के ए तक लेकर आया जा रहा है। ठीक है ना, बी से ए तक लेकर आया जा रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल वी ए माइनस वी बी अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर वर्क डन लिखूंगा कहाँ से कहाँ तक लाने में, कहाँ से कहाँ तक लाने में, बी से ए तक लाने में, बी से ए तक लाने में। ठीक है ना, और जो ये वर्क डन है ये एक्सटर्नल वर्क डन है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, और अपॉन क्या हो जाएगा? Q0। लेकिन यही जो वर्क डन है बी से लेकर ए तक लाने में, ये अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे निगेटिव साइन, और यहाँ पर रखेंगे Q0। कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है तो आप करेंगे डेल्टा V इंटू क्यू। अगर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है तो आप करेंगे माइनस को इधर कर लीजिएगा, और वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू। इसको मैं आइए नीचे ही लिख देता हूँ अलग कलर से, यानी यहाँ पर मुझे वर्क डन एक्सटर्नल निकालना है तो सिंपल डेल्टा वी, वही डेल्टा वी को मैं फिर से बड़ा करके लिख देता हूँ, यानी फैलाकर वी ए माइनस वी बी इंटू Q0 करेंगे। लेकिन अगर यही आपको वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से निकालना है तो आप माइनस ऑफ वी ए माइनस वी बी इंटू Q0 करेंगे। आई बात समझ में? अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से निकालना है तो नेगेटिव होगा वर्क डन, और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से निकालना है तो पॉजिटिव होगा वर्क डन। और एक्सटर्नल और किसी फील्ड यानी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है उसका कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर में अभी मैं पीछे आपको समझाते हुए आया हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पूरे, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी और कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि वर्क डन जो है सभी फोर्स के द्वारा, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेज है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कराता है। तो यहाँ पर जो वर्क डन निकलेगा वो निकलेगा Q इंटू डेल्टा V के बराबर, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ एम V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक तो फार्मूला ये आपको मिल गया, लेकिन आपको हम बता दें कि अगर V इनिशियल आपका 0 है और V फाइनल आपका V है तो क्या होगा? Q इंटू डेल्टा V इक्वल टू हाफ एम V स्क्वायर। देखिए V फाइनल आपका V हो गया और V इनिशियल आपका 0 हो गया, तो ये 0 ये 0, तो V फाइनल का स्क्वायर बचेगा, उसी को भी मैं कह रहा हूँ। तो हमसे पूछ देता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायरेक्ट फार्मूला क्या हो गया? 2 इधर आएगा तो 2Q डेल्टा V, और m नीचे हो जाएगा अपॉन m, और ये आपका रूट में आ गया वेलोसिटी या स्पीड। कब? जब आप छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में छोड़ेंगे किसी चार्ज को, तो इतना आपका स्पीड मिलेगा। ठीक ना, अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे मैं लाया हूँ क्वेश्चंस। ठीक ना, आपके 10 न्यूमेरिकल में लाया हूँ जो कि हम लोग करेंगे। ये टॉपिक तो आपका हो गया था, ये है न्यूमेरिकल जो कि हम लोग करने वाले हैं। फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ये 10 टू द पावर 4 वोल्ट है। ठीक है, तो आइए हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू वो भी हमें निकालना है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से निकालेंगे तो सिंपल सा डेल्टा V और इंटू Q कर देंगे। डेल्टा V कितना है? 10 टू द पावर 4, और चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम यानी 10 टू द पावर -6, जो कि आएगा आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। लेकिन अगर यहीं पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पूछ लेता चार्ज, तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर मैं पूछता तो डेल्टा भी मैं निगेटिव रखता यानी कि -10 टू द पावर 4 रखता, और चार्ज 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -6 रखता, यानी -2 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल आता। और हमने आपको बताया भी कि जो वर्क डन एक्सटर्नल है वो निगेटिव होता है, किसका? वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। ठीक ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ऑफ 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट, ये 10 टू द पावर 20 है। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट। यहाँ पर भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही निकालना है, तो सिंपल सा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो होगा वो डेल्टा V इंटू Q कर दूंगा। यहाँ पर क्या चार्ज दिया है? चार्ज तो दिया नहीं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है। तो याद रखिए जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी वहाँ पर Q इक्वल टू NE हम लोग रख देंगे। क्या रख देंगे? NE। ठीक है, तो डेल्टा V आपका 100 है, 10 टू द पावर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 20, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक ना,
तो देखिए ये 20 और ये -19 आपका 10⁻1 बचेगा, और यहाँ से 10⁻2 है ही, यानी 1.6 इंटू 10⁻3 जूल का आपको वर्क डन मिलेगा। यहाँ पर भी जूल ही लिखा हूँ, चलिए ठीक है, जूल का आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स इज 20 जूल फ्रॉम ए टू बी इन मूविंग ए टू बी, यानी ए से बी तक जा रहा है, पहले तो ये कंफर्म हो गया कि ए से बी तक जा रहा है, और 20 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। ए से बी तक जाने में कितने जूल का, 20 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। 2 कूलाम का चार्ज है। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ए इज -2 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर पहले तो मैं डेल्टा भी लिख के दिखा देता हूँ कि वी बी माइनस वी ए होगा, और इसको टू क्या होगा, W/Q0 होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स है तो प्लस पॉजिटिव लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए, वी बी हमें फाइंड करना चाहिए। देन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, वी बी हमें फाइंड करना है, माइनस वी ए कितना है, -2 वोल्ट, तो -2 रख देंगे ये माइनस, और वी ए का वैल्यू रख दिए -2। वर्क डन कितना है, 20 जूल का, Q0 कितना है, 2 का, तो 2 से कट करेंगे 10 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा तो फिर माइनस, यानी 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 10 वोल्ट एंड बी इज -40 वोल्ट। लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं ए दिखा देता हूँ, यहाँ पर बी दिखा देता हूँ। बी का जो पोटेंशियल है वो -40 वोल्ट है, और ए का जो पोटेंशियल है वो +10 वोल्ट है, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय ए एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, एक्सटर्नल का भी निकालना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी। तो अगर मैं एक्सटर्नल का निकालूंगा, वर्क डन एक्सटर्नल निकालूंगा, तो क्या रहूँगा, सिंपल सा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। इन मूविंग अ इलेक्ट्रॉन सोलली टू बी टू ए। अच्छा, बी टू ए से लेकर जाया जा रहा है, तो बी से ए तक लेकर जाएंगे, तो फाइनल ए रहा और इनिशियल बी रहा, यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक ना। और W निकालना है तो इंटू चार्ज यानी Q में कर दूंगा, ठीक ना। तो वी ए माइनस वी बी, ए का कितना है 10, माइनस बी का कितना है -40, ठीक। और चार्ज कितना है, चार्ज है आपका एन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि यहाँ से निकल कर आएगा 50, और ये रहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो आपका इसका मल्टीप्लाई करें 1.6 इंटू 50 है तो 800 आएगा, एक प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे तो 80 होगा, 10⁻⁻19, यानी कि ये आपका है 80, ठीक है। इसको हटा दीजिए, 80 इंटू 10⁻⁻19 जूल का वर्क डन आएगा, किसका, एक्सटर्नल का। लेकिन अभी तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी निकालना है। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आएगा, वो नेगेटिव होगा, किसका, वर्क डन एक्सटर्नल का, ठीक ना। तो मैं क्या दोबारा सॉल्व करूँ, आंसर होगा -80 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An alpha particle has mass m equal to 6.64 into 10⁻27 kg and a charge q is equal to +3.2 into 10⁻19 coulomb. If it is accelerated through a potential difference delta v, वो भी है 1000 वोल्ट, कैलकुलेट इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, ठीक ना। तो पहली बात की हमें कैलकुलेट करनी है इसकी एनर्जी को, ठीक ना, जूल में भी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही सॉल्व कर लेते हैं। आइए, तो वर्क डन जो मैं निकालूंगा वो आएगा किसके, डेल्टा भी इंटू क्यू के बराबर। डेल्टा भी कितना है 1000 वोल्ट यानी 10⁻3। चार्ज कितना है, अच्छा जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी निकालना हो तो आप चार्ज भी इलेक्ट्रॉन में रखिए, आसान हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दूंगा और ये आपका वोल्ट है। तो काम करिए 2 और ये 10⁻3 यानी 2 इंटू 10⁻3, ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये रहा वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका एनर्जी आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की ही यूनिट होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के डिफरेंस में अगर मैं क्या कर दूं, रिलीज कर दूं, भेज दूं, तो जो वर्क डन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और उसकी वैल्यू ये आती है, ठीक है ना। यही अगर हमें इसकी वैल्यू को जूल में निकालना है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो +3 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, 10⁻, जो +3 दिखाई दे रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाइए और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा जूल, ठीक है ना। या आप अगर डायरेक्ट जूल में बस पूछता तो जो चार्ज है वो हम कूलॉम में रखते हैं। चार्ज किस में रखते हैं, कूलॉम में, तब भी आपका आंसर किस में आ जाता है, जूल में आ जाता है, ठीक है ना। सॉल्व करिए
1.6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 और यहाँ से 10⁻² जूल निकल कर आएगा। सॉरी ये -19 है ना, तो -19 + 3 कितना आएगा, -16 जूल। ठीक है, -16 जूल आपका निकल कर आ जाएगा। अभी हमें निकालना है इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो वर्क डन है वो इक्वल होता है किसके, उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल होगा किसके, वर्क डन इक्वल होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में नहीं दिया है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रही होगी, उसको बस ड्रॉप किया होगा या रिलीज किया गया होगा उसमें। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ½ mv² के बराबर। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। वर्क डन है कितना, 3.2 × 10⁻16। हाफ मास है 9.1 × 10⁻, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं, अल्फा का मास है 6.64 × 10⁻27, 6.64 × 10⁻27 और v का स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली ये इससे 2 बार में कट होगा, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -27 इधर आएगा तो +27, तो -16 + 27 = v², यानी यहाँ से निकल कर आएगा कितना, 10⁻11 = v²। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 10⁻10। देखिए पावर को हमें इवन नंबर में करना होगा, तभी उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, नहीं तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक ना, तो देखिए 10⁻10 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, यानी कि v जब मैं निकालूंगा तो 10⁵ आ जाएगा, और 10 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 3 के बराबर आएगा, यानी कि उसकी स्पीड हो जाएगी 3 × 10⁵ मीटर/सेकेंड, और ये है आपकी फाइनल स्पीड। ठीक ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस भी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी में एक्सेलरेट किया गया है। ठीक, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम p एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो देखिए हमें तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन के बीच में रिलेशन पता है, यानी वर्क डन जो होता है वो इक्वल होगा किसके, वर्क डन जो होगा इक्वल होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और ड्रॉप किया जाएगा तो ½ mv² के बराबर होगा। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, E × v, और ये रहा ½ mv²। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता है, लेकिन हम जानते हैं कि यही तो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m। एक फार्मूला होता है जो आप 11th में पढ़ेंगे। तो p इक्वल टू हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2m काइनेटिक एनर्जी √ में 2m काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमें मोमेंटम अगर फाइंड करना है तो हम उसी फार्मूले का यूज करेंगे, 2m × काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, E × v। v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लें तो अच्छा रहेगा, E × ΔV, ताकि आपको लगे कि हाँ ये पोटेंशियल है। आई बस समझ में। अब ये तो इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई चार्ज होगा तो क्या करेंगे, तो 2m³ × ΔV। अब यहाँ पर कोई भी चार्ज आप रख सकते हैं, जरूर नहीं इलेक्ट्रॉन, आप प्रोटॉन रख लीजिए, आप अल्फा पार्टिकल रख लीजिए, आप कोई दूसरा चार्ज रख लीजिए, तब भी आपका यही रिलेशन आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle of mass m and charge +q starts from rest at the origin x = 0. It passes through a region where the electric potential varies with position as Vx = ax⁻³। यहाँ पर V = ax⁻³ है। Where a is a positive constant, find the velocity of the particle when it reaches a distance x = d। ठीक ना, हमें क्या फाइंड करना है, इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी जब भी आएगा तो आप समझ जाइए कि हमें वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही करना पड़ेगा, यानी कि वर्क जो है ½ mv² के बराबर करना पड़ेगा, और वर्क वो भी क्या, q × ΔV = ½ mv², क्योंकि यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र नहीं किया गया, यानी कि रिलीज ही किया गया होगा। रिलीज करने पर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। लेकिन अब हम इससे चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो पहले हम निकाल लेते हैं 0 पॉइंट पर, x = 0 पर कितना इसका पोटेंशियल होगा। तो x = 0 पर होगा 0, और x = d तक लेकर जाया जा रहा है। देखिए d तक लेकर जाया जा रहा है, तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल a × d का क्यूब, a × d का क्यूब। तो पोटेंशियल यानी चेंज इन पोटेंशियल जो आएगा a d का क्यूब -0, यानी a d³ आएगा। अब यहाँ पर रखिए चार्ज आपका क्या है, q, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया a d का क्यूब, हाफ मास m रहने दीजिए, और v² यानी v हमसे पूछा है, तो v = क्या हो जाएगा, 2qa d का क्यूब, और ये /m, और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा,
रूट हो जाएगा, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी x इक्वल टू डी पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 ग्राम एंड चार्ज q इक्वल टू 1 माइक्रोकुलाम मूव्स बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी ए माइनस वी बी है, ये ठीक है ना, वी ए माइनस वी बी जो है वो है 10⁵ वोल्ट। इफ़ इट्स स्पीड एट पॉइंट ए इज जीरो, ए पॉइंट पर जीरो है। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि स्पीड जीरो है, तो पॉइंट बी का हमें फाइंड करना है। तो वही काम करेंगे कि q इंटू डेल्टा भी इक्वल टू हम हाफ एम वी स्क्वायर डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चार्ज आपका है 1 माइक्रोकुलम यानी 10⁻⁻⁶, डेल्टा भी आपका 10⁵ है, हाफ रहने देंगे। मास 10 ग्राम दिया है तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻² kg आएगा और इंटू वी का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका बचेगा 10⁻⁻1, यहाँ से देखिए 10⁻1 बचेगा, ये 10⁻² इधर आएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, ये 2 को इधर लाएंगे तो इंटू में 2 हमें मिल जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। अब बात बताइए 10⁻⁻1 और 10⁻+2 क्या आएगा आपका 10⁻+1, यानी कि ये बचेगा 20 और इक्वल टू ये रहा वी स्क्वायर। ठीक है, तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √20 यानी कि 2√5 आएगा, ठीक है, 2√5 आएगा। अगर यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन ये बता दूँ कि यही जो बी ए पॉइंट का जो वेलोसिटी जीरो बोल रहा है, स्पीड जीरो बोल रहा है, अगर मैं ए पॉइंट की स्पीड दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, सपोज करिए क्या दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फार्मूला ना लग के ऐसे लगता है 10⁻⁻6 इंटू 10⁵, ये आपका वर्क डन आ गया। हाफ m कितना है 10⁻², और यहाँ पर देखिए वी ए माइनस वी बी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि वी बी का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करके हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने पर कितना आता है 20 तो आता ही आता, और ये -5 का स्क्वायर जो आएगा इधर आकर 25 हो जाएगा, और ये रहा वी बी का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये होगा 45, वो भी अंडर रूट में किसकी वैल्यू वी बी की, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3√5, कितनी हो जाएगी 3√5, ठीक ना। इसको हम 9 × 5 ले सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, और 5 का कितना हो जाएगा 0, ठीक ना, सॉरी 5 का कितना हो जाएगा √5, तो इतना मीटर पर सेकेंड 5 पर होता अगर ए पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होती तो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The electric potential in a region is given by V equal to 2x² plus 3y volts. Find the work done by the electric field in moving a charge Q equal to 2 coulomb from point 1,2 to point 3,4, यानी 1,2 से लेकर के 3,4 तक लेकर जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें निकालना है। तो सिंपल सा पॉइंट, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, सब कुछ निकल सकता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास तो मैं निकालूंगा पोटेंशियल डिफरेंस किस पॉइंट पर 1,2 पर, तो 1,2 पर कैसे निकलेगा 2x² ये रहा और ये 3y रहा, ठीक ना, तो 2 × x की जगह पे 1 का स्क्वायर और 3 × y की जगह पे 2, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 तो यानी 2 और ये रहा 6 यानी कितना वोल्ट 8 वोल्ट। इसी तरह से मैं v निकालूंगा किस पर 3,4 पे, तो x की जगह पे 3 रख देंगे और प्लस 3 × y की जगह पे 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 2 × 18 और ये 4 3 × 12 यानी कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। हमें चाहिए डेल्टा वी, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 - 8 यानी कि 22 वोल्ट, 22 वोल्ट, ठीक है। हमें क्या निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा और Q × डेल्टा भी होगा, ठीक है ना, तो -Q यानी Q कितना है 2 कूलम, डेल्टा भी कितना है 22 यानी कि -44, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आ रहा है -44 जूल, ठीक है। अगर ये एक्सटर्नल पूछता तो आप जानते हैं +44 आ जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज पार्टिकल Q, M इज एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V if this particle enters a region of uniform electric field E where it comes to rest due to retarding potential, find the maximum distance it travels in that region in terms of V and E। देखिए क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है Q और M मास का, ठीक है ना, ये सपोज करिए इधर की तरफ मोशन कर रहा था, ये मोशन की डायरेक्शन है, और इधर की तरफ उस पर फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा था, तो रिटार्ड होगा, ये क्या होगा रिटार्ड होगा, और किसी पॉइंट पर मान लीजिए x पॉइंट पर जाते जाते, यहाँ से लेकर x पॉइंट पर जाते जाते इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस चला, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, यही पूछ रहा है। तो पहली बात कि हम ये जान रहे हैं कि अगर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रखा गया है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी Q × डेल्टा वी के बराबर। डेल्टा वी क्या है
पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो हमने भी रख दिया, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब उस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। वर्क डन अगर मैं निकालूंगा तो वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर, यानी कि क्यू ई इंटू एक्स के बराबर। और आप जानते हैं कि जो वर्क डन है और काइनेटिक एनर्जी है ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि क्यू इंटू भी इक्वल टू क्यू ई इंटू एक्स हो जाएगा। क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई वी अपॉन ई के बराबर, क्या हो गई, वी अपॉन ई के बराबर, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लाए थे। इसमें वर्क, एक्सटर्नल वर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है वो भी हमने समझा दिया, हमने पहले चैप्टर को रिवाइज भी करा दिया ठीक से, ठीक ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।